हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज स्टार्ट करेंगे 12th का नया चैप्टर। ओके, ऑर्गेनिक का आपका थर्ड चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है ये। पहले एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा पूरा। ओके, तो देखने क्या वाले हम लोग इसमें पहली बार। तो एल्डिहाइड देखो, पार्ट वन जो भी हो गया ऑर्गेनिक का, पार्ट वन में हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एरिन के बारे में मैंने बता चुका है। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब आपके जो एल्किल हैलाइड हो गया, इससे रिलेटेड, और एरोमेटिक एरिल हैलाइड इससे रिलेटेड जो भी था इसका। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम या इसका इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, कौन से यूजेस होंगे, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है और डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस में है। आप जाके प्ले लिस्ट में आप जाएंगे 12th क्लास में, तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे वन बाय वन। ओके, तो आज के इसमें क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखेंगे। ओके, देखते हैं कितना होगा। तो मैं ये इसको डायरेक्टली प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि जितना भी आईयूपीएसी का जो कॉमन बताया था वो सभी के लिए सेम है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इंट्रोडक्शन, ओके पैरेलली आप लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा इसको, इतना ज़्यादा वो नहीं है। किस में काम आता है वो मैं बाद में बता भी दूंगा, कोई वो नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है इसका, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, ठीक है, नॉमेनक्लेचर सबका सेम होता है। अल्कोहल की जगह आपको क्या यूज़ करना है, जैसे कि मान लो एक बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास CH3CHO है, ठीक है, तो इसका नाम, कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड। क्या बोला, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। क्या, और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सेम मेथड यूज़ करना। आप लोग कैसे यूज़ करोगे, सबसे पहले नंबरिंग करना। यदि आपको आईयूपीएसी कोई पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आईयूपीएसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो सबसे पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ से करोगे 1 2, दो कार्बन है आपके पास, दो कार्बन है, इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि ये कौन सा है। रूट पर क्या होगा इसका, ईथ होगा। क्या होगा, ईथ होगा। प्लस सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, क्योंकि इसके कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ANE का यूज, ANE लगाते सिंगल बॉन्ड के लिए, ऑलरेडी बेसिक मैंने बता चुका है। ठीक है, जाके आप लोग देखिए पहले, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आने लगेगा सब कुछ। प्लस आईयूपीएसी में एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं इसको। ठीक है, AL, तो इसको जब आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एथेनल, एथेनल, ये वाला, ये इसको नहीं लिखते, ई को। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का यूपीएसी नाम होता है, जितने भी होंगे सब वैसे लिखना होगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेनएल्डिहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनएल्डिहाइड, या फिर ब्यूटेनल हो जाएगा यूपीएसी नाम। तो इसलिए मैं इसको नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट क्या करूँगा आपको, प्रिपरेशन मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। तो जो भी आईएमपी बोलते जाऊंगा ना, या मोस्ट आईएमपी, उसको प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, और एग्जाम में जब भी जाओगे पढ़ के जाना। फंसने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, मतलब आने लायक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि जितने नेम रिएक्शन है मैं पहले से बोल दी हूँ, नहीं भी बोलूँगा तो भी आप लोग आईएमपी लिख ही लेना उसको। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन आता है इसमें, रोजेनमुंड रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन में आता है पूरा। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन होगा उसका चीज़ का। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले वही सेम स्टेटमेंट जो मैंने आपको हमेशा बोलते आया हूँ। एसाइल क्या होता है, एसाइल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। क्या बताया था, जहाँ पे भी CH3 और CO ग्रुप, या मतलब RCO ग्रुप होगा, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड, इसमें एसाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो एसाइल क्लोराइड इज डिहाइड्रेटेड, हाइड्रोजनेटेड, सॉरी, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया है, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ किया है इसमें। ठीक है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ऑन बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्यों लिया जाता है पर्टिकुलर, इसके पीछे भी रीज़न होता है, जो मैं आपको बताऊंगा नीचे में अभी थोड़ी देर में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, मतलब आप बेंजोइल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड को जब आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेट करोगे, मतलब रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेट कैटलिस्ट। ठीक है, ये लेट कैटलिस्ट किस में डिसॉल्व होना चाहिए, बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। मतलब रोजेनमुंड रिडक्शन जो होगा आपका, किससे, बेंजल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वही है, इसीलिए ये बता रहे बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। ठीक है, नेम रिएक्शन इजी है। अब इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेरियम सल्फेट इन दिस रिडक्शन, इसको कई बार ना रीजन बताओ में पूछ देता कभी भी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसको। तो बेरियम सल्फेट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ लेट and it to its low surface area, that means it decreases the reducing power of palladium in order to prevent over oxidation। ठीक है, तो अब समझ गए होगे, लेट,
क्यों लिया जाता है इसको? दो रीज़न की वजह से इसको लिया जाता है। पहला बात तो ये होगा कि ओवर रिडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। सब पहली बात, ओवर रिडक्शन, मान लो यदि इसका ओवर रिडक्शन हो जाएगा तो एल्डिहाइड से सीधा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर रिडक्शन नहीं करना है इसको। ये किसका डेरिवेटिव है? एसिड का डेरिवेटिव है। अब आप लोग को मैं पहले बता चुका था कि एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल मिलता है। तो यदि मान लो इसको कंट्रोल वे में नहीं लिया गया पैलेडियम को, तो ये किस में चेंज कर देगा? सीधा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये। तो इसको कंट्रोल वे में करना है, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक तो लेट कैटेलिस्ट लिया जाता है, और इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। ठीक है, दो रीज़न हो गए, टॉक्सिसिटी कम करता है, और पहला क्या हो गया आपका, ये इसके ओवर रिडक्शन को रिड्यूस करता है। इसलिए इसमें बेरियम सल्फेट और सॉरी लेड पैलेडियम और लेड सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है कभी भी, मतलब एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसमें, किसमें? रोजेनवन रिडक्शन में। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको बोला था ना मैं चार्ट बनाने के लिए लास्ट पेज में, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो रिड्यूसिंग रिएजेंट में जाके इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस लेड सल्फेट, यदि ये दिखे तो उसको रिड्यूस जरूर करना। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब उसमें नोट्स भी है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। Common poisoners used to limit the palladium activity in Rosenmund techniques are thioquinone, quinothrin और thiourea। तो इसके एक और होता है, यदि आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसकी जगह और किसका यूज़ कर सकते हो? थायोकिनोन, थायोकिनोथ्रिन और थायोयूरिया का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेड सल्फेट इज नोन एज द लिंडार कैटलिस्ट, इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब जब आप लेड ले रहे हो ना, लेड प्लस बेरियम सल्फेट, तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट को क्या बोलते हैं? लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कैटलिस्ट की तरह काम आता है। ठीक है, देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन निकला आपको रोजेनबर्ग रिडक्शन से। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, यहीं से बनता है एमसीक्यू पूरा। अब चलो सेकंड चलते हैं, स्टेफन रिएक्शन। अब स्टेफन रिएक्शन क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं उसको थोड़ा, तो आपको समझ हो जाएगा। इट इज़ एन ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होगा इसमें, विच गिव्स द एल्डिहाइड एज एंड प्रोडक्ट। अब एल्डिहाइड के बारे में देख रहे हैं तो एल्डिहाइड ही देगा ये, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी, एल्डिहाइड एंड कीटोन एज एंड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, एल्किल नाइट्राइल का यूज़ किया जाता है। एल्किल नाइट्राइल का मतलब होता है RCN। ठीक है, CN साइनाइड को नाइट्राइल बोला जाता है, याद रखना, इसका और नाम है। तो नाम को तो याद रखना पड़ेगा ना, नाम को तो क्या करोगे, अब नाम के पीछे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कहीं से आया होगा। ठीक है, जैसे आपका नाम किसी ने रखा है तो किसी रीज़न से ही रखा होगा। ठीक, तो एल्किल नाइट्राइल अंडरगो रिडक्शन विथ हेल्प ऑफ टिन क्लोराइड। अब यहाँ पे टिन क्लोराइड को लिया जा रहा है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एंड HCl एंड फॉर्म इंटरमीडिएट इमीन साल्ट। मतलब देखो, यदि आप साइनाइड का रिडक्शन करोगे या नाइट्राइल का रिडक्शन करोगे तो सबसे पहला आपको क्या मिलेगा? इमीन वाला कंपाउंड मिलेगा। इमीन किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N को, और इसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले क्या बनाएगा? इमीन बनाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तब एल्डिहाइड मिलेगा आपको। ठीक है, इमीन सॉल्ट विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस विथ वाटर गिविंग द फाइनल प्रोडक्ट एज एल्डिहाइड। समझ में आ रहा क्या बात बोल रही है? तो ये किसके प्रेजेंस में होगा? आपका टिन क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में होगा, जो ऐसे कैटलिस्ट यहाँ पे काम करने वाला है। तो धीरे धीरे आप लोग को समझते जाना पूरा चीज़ ये। ठीक है, तो ये रिएक्शन को देख लो एक मिनट। ये एल्किल नाइट्राइल है, तीन क्लोराइड और HCl प्रेजेंट होगा, तो मतलब समझ जाना ये स्टेफन रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, रिएजेंट ही, इस रिएजेंट की वजह से ही उस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को जाना जाता है। कभी भी यदि आप दूसरा ले लोगे तो ये नेम रिएक्शन ही नहीं कहलाएगा, फिर वाला कुछ दूसरा ही कुछ कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्टेफन नाम के साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया था, और इस प्रोसेस का यूज़ किया था एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो उसके नाम पर ही ये नेम रिएक्शन रखा गया है, स्टेफन रिएक्शन। रिडक्शन प्रोसेस होता है इससे, इसलिए इसको स्टेफन रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसके पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म भी होता है कभी भी। ओके, यदि आपको मैकेनिज्म जानना होगा तो आप लोग अलग से कमेंट करना मेरे को। ठीक है, तो मैं उसको मैकेनिज्म भी डाल दूंगा, फिलहाल तो अभी 12th में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि सीखना है, इन डेप्थ नॉलेज और ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बना के भेजूंगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला आपको? इमीन बॉन्ड मिलेगा आपको। इमीन बॉन्ड को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको एल्डिहाइड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है? द रिएक्शन इज मोर एफिशिएंट इन केस ऑफ एरोमेटिक नाइट्राइल एज कंपेयर टू द एलिफेटिक नाइट्राइल। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
तो एक जो एल्किल हैलाइड है ना, ये जो एल्किल नाइट्राइल ये हो, इससे भी ज़्यादा प्रोफिशिएंट किस में होगा आपका रिएक्शन में, एरोमेटिक वाले में, क्योंकि एरोमेटिक थोड़ा स्टेबल होता है ये वाला। ठीक है। और इसमें ना सॉलिड मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब हमको क्या चाहिए रहता है, सॉलिड ही चाहिए रहता है एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि थोड़ा इजी हो हैंडल करने में। ठीक है, तो इसमें वो मिल जाता है हमको। तो रिएक्शन इस बहुत पढ़ लिया इसको मैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है आपका फेनिल नाइट्राइल, या आप क्या, हाँ फिनाइल नाइट्राइल बोल सकते हो, या साइनोबेंजीन बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये रिडक्शन होता है हाइड्रोजन, इसका मतलब इसका क्या, तीन क्लोराइड और डाइल्यूट HCl के फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, इमिन मिलेगा। ठीक है, फिर इमिन में जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे माइनस क्या निकलेगा आपका, अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर या सम अदर वे। तो ये क्या मिलेगा आपको, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है आपका। तो बेंजल्डिहाइड बनाने का दो प्रोसेस अभी बता दिया मैं आपको, रोसेनबर्ग रिडक्शन और आपका स्टेफन रिडक्शन। और आगे होगा तो और आगे देखेंगे। अब देखो, अब क्या बोल रही है, यदि मान लो आपके पास कोई एस्टर है, जैसे क्या लिखा, डाइबल। डाइबल का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डाईआइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो पीछे पोर्शन में जहाँ बताया था ना, वहाँ लिख लेना आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है आपका। तो ये क्या काम करता है, यदि मान लो आपके पास कोई एस्टर है, ठीक है, तो इस एस्टर को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों, मतलब पावरफुल रीजन चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस होता है, मतलब रेजोनेंस की वजह से। और रेजोनेंस का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन उसको बांध के रखा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है वो। ठीक है, डिलोकेट होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस प्रोसेस को ओवरटेक या ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे डाइबल, और फिर इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब इसको जब आप लोगे तो इमिन बॉन्ड बनेगा एक इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करने से एल्डिहाइड मिलेगा आपको। तो ये हुआ आपका दो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड में क्या हो जाएगा आपका, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफर्स अ वे टू ऑक्सीडाइज एरोमेटिक। अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन वाला है ये, ठीक है, रिडक्शन का दो बता दिया, स्टेफन एंड रोजेनवुड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन आ गया। ओके, याद रखना। तो ऑक्सीडाइज एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप टू एन एल्डिहाइड यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। तो आपके पास सपोज इस टाइप का कोई एल्केन है, ये एल्केन हुआ ना आपका, एल्डिहाइड, सॉरी टॉल्विन बोलते हैं इसको कॉमन नेम में, या मिथाइल बेंजीन हो गया आपका ये, हाँ। इसको यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। तो टॉल्विन आपके कन्वर्सन रिएक्शन में भी ये पूछा जाता है कभी भी, या तो डायरेक्ट पूछेगा इटार्ड रिएक्शन के बारे में, या तो क्या बोलेगा, कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड में। टॉल्विन टू देता है ना इसमें, 12th में इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, तो क्या बोलेगा, टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा ये चीज। ओके, तो कैसे क्या होगा इसका प्रोसेस, यदि आपको टॉल्विन से यदि बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रिटार्ड रिएक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिएजेंट लिया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये उसका सॉल्वेंट होता है, किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके ही तो करोगे ना, सॉलिड सॉलिड का थोड़ा इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, ये क्रोमियम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना देगा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जब फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है, तो याद रखने वाला भी प्रोसेस है। ओके, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, यदि मैकेनिज्म जानना हो, कुछ करना हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये देखो मैकेनिज्म यहाँ लिखा भी हुआ है इसका, तो देख लो। जिसका मैकेनिज्म और ज़्यादा अच्छे से जानना हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, नो डाउट। तो ये जो आपका है, ये क्या है आपका, CH3, मतलब वही है, टॉल्विन ग्रुप है। तो ये क्या होगा, CH3, ऐसे लिखा था ना, तो मैं CH2 को एक जगह रख लिया, H को एक जगह रख लिया इसमें। अब क्या होगा, ये जो क्रोमिल है, इसका जो यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो इस H+ को लेके चला जाएगा बाहर। जैसे ही H+ को लिया बाहर, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, ये होता है इन रिडक्शन बोलते हैं इसको। बहुत सारे रिडक्शन होते हैं, छोड़ो उसको, इसलिए मैं ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाता, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाओगे उसको, थोड़ा और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो इन रिएक्शन हो गया आपके पास। तो अब देखो अब क्या होने वाला है, सेम चीज़, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, जैसे कि डिलोकलाइजेशन करते हैं ना उस टाइप का। उसके बाद जितना क्रोमिल क्लोराइड था ये पूरा बाहर हो जाता है, और ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके पास आया तो देखो क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, बाकी ये पूरा बाहर हो जाएगा आपका, पूरा चीज़ ये इधर आया, इसलिए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे, सेम चीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरा ऑक्सीजन को पूरा बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन आके यहाँ पे लेके, देखो एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपका ये क्रोमियम आयन का, अभी जो शुरू में देखे आप लोगों ने, तो यही ये कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो क्लोरीन बाहर निकला था ना इसमें, तो ये जो क्लोरीन है फिर से इस हाइड्रोजन को ऐसे लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है, ये वाला देखो यहाँ से, तो आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ ना, ये देखो मैं यहाँ पे बता दिखा के बताता हूँ। ये वाला ग्रुप है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, क्योंकि यहाँ से कट, यहाँ से एक इधर शिफ्ट हो गया, और इसके बाद ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। ये क्लोरीन आया, इस हाइड्रोजन को ले गया। अब उसके बाद ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो पर्टिकुलर ऐसे होना चाहिए, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉल डाउन होता है, ठीक है। बाकी ये जो ग्रुप होता है ये पूरा बाहर निकल जाएगा ये वाला। तो कैसे बना देखो ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड वो है, यही तो बना है यहाँ पे, यही बना है ना, सेम चीज़। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इतना फोकस करने का वो नहीं है, बस समझाने के लिए रहता है ये मैकेनिज्म कि कैसे बन रहा है ये, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर कैसे बन गया ये, कैसे हो गया। तो उसी के लिए मैकेनिज्म कभी भी बताया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म जब और आगे हायर स्टडी में जाओगे आप लोग, तो कम्प्लीटली मैकेनिज्म को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी तो इजी ही पूछेगा आप लोगों को, हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ, एस्ट्रिफिकेशन का आपको पूछ दिया, इस टाइप का इजी ही पूछेगा आपको, ठीक है, उतना टफ नहीं पूछेगा। जब आप हायर स्टडी करोगे, बीएससी में करोगे या कुछ और करोगे, बीटेक में भी नहीं पूछेगा आपको, बेसिक होता है पूरा, ठीक है। तो नॉर्मल यदि आप लोग कोर ब्रांच में जाओगे ना, उसमें केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो या मैथमेटिक्स हो, तब ये सब चीज़ें पढ़ी जाती है उसमें, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, गाटरमान कोच रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन वाला पूरा है चैप्टर, देख लो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वीडियो को जरूर देखें आप लोग लास्ट तक, होगे। तो गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच दोनों साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें क्या हुआ था, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को हमको बल्क अमाउंट में बनाना है, बल्क अमाउंट मतलब चीप होना चाहिए जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हो, और उससे हमको थोड़ा हाई इल्ड भी मिलना चाहिए, मतलब जो कंपाउंड होगा उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, तब भी तो वो कमर्शलाइज्ड होगा। तो ये कमर्शलाइज है वाटरमैन का, इतने लोग दिए लेकिन उसको थोड़ा ना कमर्शियल मेथड है, सब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कुछ कुछ का जो मतलब चीप होना चाहिए उसका, ये जो कैटलिस्ट है या जो भी चीज़ें हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर, तभी तो ये चीप होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा और इसको आप मुनाफा कमा सकते हो। महंगा वाला चीज़ लोगे तो फिर और महंगा हो जाएगा, फिर इस प्रोडक्ट को फिर लेगा कौन, कोई नहीं ले पाएगा फिर, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो वैन द बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव भी ले सकते हो इसमें। डेरिवेटिव्स का मतलब यदि मान लो इसमें कोई और ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि टॉल्विन हो गया आपका, या फिर जैसे एसिड क्लोराइड लिए थे हम लोग ये वाला, या फिर कोई भी चीज़ ले सकते हो इसमें डेरिवेटिव का मतलब। ओके, ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इजिली अवेलेबल हो जाएगा, एंड ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl गैस लिया हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव द बेंजल्डिहाइड टू सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो ये इजी है, ये चीप होगा ना ये वाला मेथड, इसलिए इसको कमर्शलाइज कर दिया है, मतलब कमर्शलाइज हो गया इसका मेथड। और इसको इंडस्ट्री में बेंजल्डिहाइड यदि हमको चाहिए होगा तो उसको प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना दिमाग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है इससे। तो इसमें देखो, इसमें इस मैकेनिज्म भी बता दिया हूँ इसका। तो ये बेंजीन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखना रहे भैया, ठीक है, वो कोबाल्ट हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों को कैपिटल लिखना, इस टाइप का। मैं बार बार यदि आता है तो मैं बताते रहता हूँ किसी हर चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड कुछ और था, स्टीफन, ठीक। तो इस टाइप से याद रखना आप लोग ये सब चीज़ों को। तो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं जब आ गए हैं, दिया हुआ है तो, ठीक है, समझने में आसानी होगा आपको इससे। तो मैकेनिज्म क्या होगा, देखो मैकेनिज्म समझने के लिए ट्वेल्थ में जो पढ़ रहे हो आप लोग, आप लोगों को 11th का पूरा पोर्शन समझ में आना, मतलब अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। इसलिए 11th को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना चाहिए कभी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेते नहीं हो आप लोग, ओके, और दिक्कत होता है 12th में फिर। यदि आप 11th पढ़ लिए ना अच्छे से, तो आपका 40% तो यही हो गया समझो, 12th का 40% कंप्लीट हो गया आपका। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। जो भी आप नहीं कर पाए तो अपने फ्रेंड्स को बोलो, आपके भाई बहन जो भी बोले ना, तो उसको बोलो कि 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़े। 11th अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में ईजी होगा आप लोगों को। 12th में डिफिकल्ट इसलिए होता है समझने में क्योंकि 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हो आप लोग, बेसिक क्लियर नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जाके मेहनत करो, उससे हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल फॉर्मिल क्लोराइड,
पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मिल क्लोराइड का मतलब होता है एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस होता है ये, ठीक है। फॉर्मिल मतलब, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जो लियो ना आप लोग रिएजेंट, उसके बीच में रिएक्ट होता है सबसे पहली बार। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये माइनस और ये प्लस बनाया है, ठीक है, ये वाला चीज़, ये HCl गैस है। तो यहाँ से और जो H प्लस होगा ना, देखो इधर से रिएक्ट कर, ये H प्लस के थ्रू यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये वाला H कहाँ जुड़ेगा, इधर, और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या जोड़ा हूँ मैं, H जोड़ा हूँ यहाँ पे, और क्लोरीन यहाँ से बाहर हुआ है, वही हुआ है ना, क्लोरीन बाहर हो गया। तो ये H प्लस हो गया, ये भी प्लस वाला होगा, हालांकि यहाँ पे जो प्लस है, तो ये माइनस हो गया। अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा यहाँ पे। अब ये फर्दर इससे आके क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन पे, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मल फॉर्मल क्लोराइड मिल जाएगा। फॉर्मल क्लोराइड एल्डिहाइड से बना है ये, इसलिए फॉर्मल क्लोराइड एल्डिहाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये देखो, मैं बता दे रहा हूँ आप, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसको हटा के ना ये क्लोरीन रिप्लेस हो गया, इसलिए इसको फॉर्मल क्लोराइड बोल रहे हैं, नहीं तो फॉर्मल्डिहाइड बोलता मैं इसको। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, एच को रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया। अब क्या होगा, ये जो फॉर्मल क्लोराइड है इसका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, अब इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेम चीज़। अब इससे क्या होगा ना, क्लोरीन यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नो डाउट, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सेम चीज़, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या। और इसके साथ क्लोरीन आके जुड़ा तो AlCl4 बन गया, और माइनस चार्ज क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होगा, कोई ना कोई जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके अटैक करेगा यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, या इसका और क्या कह सकते हो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ये वाला क्या होगा, यहाँ पे आके कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। ये दोनों देखो जुड़ गया इसमें, ये जुड़ गया ना इसमें, बेंजल्डिहाइड और H प्लस हो गया। तो इसका जो हाइड्रोजन है बेंजीन का, यहाँ वाला ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ पे फॉल डाउन होता है बेंजीन का रिंग बनाने के लिए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, सेम टू सेम। अब ये जो यहाँ पे रिएजेंट निकला हुआ है ना, ये वापस से इधर आएगा, इस हाइड्रोजन को गेन करेगा और बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl बाहर निकल जाएगा और AlCl3 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या इसके पास, सिर्फ CO और H तो रहेगा ही, नो डाउट। तो ये बेंजल्डिहाइड है। कैसे बना देख लिया आप लोग, मतलब 3 प्रोसेस के थ्रू ये गुजरा है। इस छोटे एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को समझाने के लिए 3 स्टेप को समझाना पड़ा पहले, ओके, तब आप लोग समझ में आएगा कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना। पहले फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड होता है, मतलब इस जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है ना, इसको यूज़ किया है गया है इंटरमीडिएट बनाने के लिए, ये वाला ग्रुप। उसके बाद फिर वो जो कैटलिस्ट था पार्टिसिपेट किया, फिर एंड ऑफ द प्रोडक्ट बाहर निकल गया, इसलिए तो उसको कैटलिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है कभी भी। तो 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो गया है आपका। तो इसको समझना अच्छे से, नहीं तो उसको याद करना आप लोग फिलहाल तो 12th के लिए, क्योंकि मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं पूछता है 12th में। हाँ, तो आप क्या बोलोगे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड के बारे में देख लिए, बेंजल्डिहाइड हो गया, बाकी चीज़ें हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन द फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, उसको भी एसाइल क्लोराइड से किए थे हम लोग, ये थे ना एसाइल क्लोराइड, कौन सा रिएक्शन था, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन से क्या बन रहा था आपको, उसमें भी एसिड क्लोराइड ले रहे थे हम लोग। अब इसको भी एसिड क्लोराइड से करना है, लेकिन दूसरा है, देखो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल, मतलब यही वाला ग्रुप, क्लोराइड विद द डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम लेना पड़ेगा इसमें आपको, प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिकनॉल रिएजेंट टू गिव कीटोन। कीटोन आपका जो ग्रिकनॉल रिएजेंट होता है ना, वो आपको एल्डिहाइड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों फॉर्म करता है, याद रखना। तो कौन सा ग्रुप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पे कीटोन की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी वाला ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये क्या होगा, आपका RMgX होगा, RMgX, ठीक है। RMgX का रिएक्शन, RMgX मतलब ग्रिकनॉल रिएजेंट, ये वाला। तो इस RMgX का रिएक्शन किससे कराओगे, सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड के साथ। यहाँ लिखा ना डाई एल्काइल कैडमियम, नहीं सॉरी, डाई एल्काइल कैडमियम अलग होता है, कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहा है इसको। बनेगा क्या, डाई एल्काइल कैडमियम, मतलब इसका जो R ग्रुप होगा ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये पूरा वाला है ना, ये क्लोरीन के आगे साथ रिएक्ट करता है, ये वाला बाहर निकल गया। इतना ठीक है। ग्रिकनॉल रीजन को देखना, प्रीवियस क्लास में मेरे पूरा अच्छे से समझाया हूँ उसको मैं, इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो, जो भी मेटल वाला चीज़ होता है ना, ये वाला एल्काइल ग्रुप, ये वाला, ये आके इधर अटैक करेगा, बाकी ये सब इधर अटैक करता है, इसलिए देखो ये वाला कंपाउंड इधर अलग, और ये डाई एल्काइल कैडमियम बना दिया। अब इस डाई एल्काइल कैडमियम को किससे रिएक्ट करवाना है, एसिड क्लोराइड के साथ। ये एसिड क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया है, और इसका रिएक्शन किससे करवाया है, एल्किल जो अभी बना ना इसमें, ये भी 2 स्टेप में हो रहा है।
तो किससे डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन किससे कराओगे, ये वाले पर्टिकुलर से। अब क्या होगा देखो, अब इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया था आप लोग को लास्ट जो क्लास में, जो नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर था ना हमारा, क्या था, हेलो एल्केन हेलो अल्कोहल वाला, उसमें। तो इसमें भी क्या होगा ना, ये वाला आर ग्रुप आके यहाँ पे अटैक करेगा आर से, ठीक। और ये जो कैडमियम है ये लेके चला जाएगा क्लोरीन को, मतलब जो कैडमियम क्लोराइड आपने लिया था वो बाहर हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक एज ए कैटलिस्ट काम कर रही है। सेम चीज़, अब इसको क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, कि ये वाला ग्रुप मिलेगा। इसका देखो 2 मॉलिक्यूल है भाई, हाँ, इसलिए कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, Cl2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, और CO बाकी चीज़ तो जुड़ा हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। इसका 2 मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाएगा, आपका कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कीटोन, और निकला क्या, कैडमियम डाइक्लोराइड बाहर निकला इसमें। तो याद रखना इसमें, इस प्रोसेस को याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है बस, इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फ्रॉम नाइट्राइल से कैसे बनाओगे आप लोग, मैं सिर्फ कीटोन बनाने का मेथड बता रहा हूँ अभी। फ्रॉम नाइट्राइल मतलब साइनाइड वाला ग्रुप, याद रखना, ठीक है। ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विथ ग्रिग्नॉल रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस एल्डो कीटोन। अब सेम प्रोसेस है जो ग्रिग्नॉल रिएजेंट में हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसमें आर में जुड़ जाएगा आके, सीधी बात। जो भी इसका एल्काइल ग्रुप होता है ना, वो सीधा आर के ग्रुप में जाके जुड़ता है इसमें, याद रखना इस चीज़ को। ये बॉन्ड इधर से टूटेगा और आपस में क्या बना रहा है, ईथर क्यों लिया जाता है, क्योंकि ग्रिग्नॉल रिएजेंट जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल ही जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, यील्ड कम मिलेगा, और क्या। सेम चीज़, तो ये दोनों अटैक बना दिया। देखो ना क्या कर रहा था मैं, OMGX बना रहा था कि OMGBR लास्ट टाइम, तो वही बोल रहा हूँ, उस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से उसका नोट्स बनाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रिग्नॉल रिएजेंट होता क्या है। वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म समझाया था मैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है आपका। ये वाला ग्रुप आके इसमें जोड़ दिया हूँ मैं, देखो बाकी क्या बना, डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या बताया था, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा मेटल और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे, वहाँ पे ऑक्सीजन था इसलिए OMG की बात कर रहा था मैं, कि मेटल और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा करके बोल रहा था। अभी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोएटम यहाँ पे है, तो मैग्नीशियम और इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखो, अब जब हाइड्रोलिसिस कर रहे तो MgBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। MgBr यहाँ से बाहर हो गया आपका, और क्या मिलेगा आपको, ये इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा आपको, फिनाइल प्रोपेनोन बोल दो या तो फिर क्या बोल दो, प्रोपियोनोन। ये इसका नाम है, C2H5, C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन बाहर हो जाता है, नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये रहा इसका, फ्रॉम नाइट्राइल से बन गया। और उसके बाद फिर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देख लो। फ्रीडल-क्राफ्ट तो कई बार बता चुका मैं आपको। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक एसाइलेशन और एक एल्काइलेशन। यदि आप CH3 ग्रुप जोड़ोगे उसको बोलोगे एल्काइलेशन, और यदि मान लो CH3CO ग्रुप जोड़ोगे तब इसको क्या बोलोगे आप लोग, एसाइलेशन। तो इसमें क्या जुड़ेगा, CH3O ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, सेम चीज़। तो व्हेन द बेंजीन और substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride। anhydrous aluminum chloride ही है जिसे आप पहचान सकते हो कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। इट्स अफोर्ड द करस्पॉन्डिंग कीटोन। अब ये बेंजीन रिंग है, तो आप क्या करोगे, इस बेंजीन के रिंग में ऑर्थो पोजिशन पे क्या ऑर्थो है, पैरा दोनों पे, तो यहाँ पे मैं जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये वाला आपको पर्टिकुलर कंपाउंड मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे आके लाके जोड़ना है हमको, मतलब CO के साथ, तब होगा एसाइलेशन। और यदि मान लो CH3 जोड़ोगे, यदि मान लो इस टाइप का ग्रुप होता तो आप क्या करते, इसकी जगह इस टाइप का कंपाउंड बनाते, ये वाला, सिर्फ CH3 जोड़ते, टॉलुएंट बनता। तो बेंजीन से टॉलुएंट बनाने का मेथड हो गया, आप समझो ये, ठीक है ना। तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। ये नोट में दिया है देखो कुछ और। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसको बोलते हैं PCC, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। इज़ अ येलो ऑरेंज साल्ट विथ फार्मूला, और ये उसका फार्मूला याद रखना आप लोग। इट इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज द अल्कोहल टू कार्बोनाइल ग्रुप में। यदि अल्कोहल को कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज करना होगा उसके लिए मेथड है ये। क्या यूज़ करोगे आप लोग उसके लिए, PCC यूज़ करोगे। PCC क्या होता है फुल फॉर्म, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, बेंजीन मत बोल देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक वाला अल्कोहल रे, ये एलिसाइक्लिक हो गया, तो ये अल्कोहल हुआ, इसका PCC के साथ रिएक्ट करोगे तो कीटोन में चेंज हो जाएगा ये, याद रखना इसको, ठीक है। अल्कोहल को कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज करता है ये।
ये सेकेंडरी वाला है, तब ये क्या कर देगा, अब देखो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको किस में चेंज करेगा, कीटोन में चेंज करेगा। सेम चीज़ टर्सरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ही रिएक्ट करता है ये। तो ये रहा आप लोगों का पूरा केमिकल फिजिकल मेथड पूरा जितना था उसको बताया। अब चलते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है। दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है सिमिलर होता है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड बता दिया एल्डिहाइड का, प्रिपरेशन मेथड बता दिया आपको कीटोन का कि कैसे कैसे बना सकते हो, कौन कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ते हो आप उसमें। एल्डिहाइड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें, ओके। एल्डिहाइड और कीटोन यदि आपको बनाने मिलेगा तो ग्रिकनॉल रिएजेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, तो उसको जरूर पढ़िएगा, ग्रिकनॉल रिएजेंट को छोड़ के मत जाइएगा आप लोग। अब एक लास्ट देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद फिर देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्या देखोगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है इफेक्ट देख लो आप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथेनल, मेथेनॉल या मेथेनल इज 19 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर एथेनल इट इज +21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका माइनस में जा रहा है और इसका देखो प्लस में जा रहा है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनल इज क्लोज टू रूम टेम्परेचर। Boiling point of ethanol is close to room temperature. Generally, the boiling point of aldehyde and ketone increases with increases in the molecular mass, molecular weight। ठीक है, मतलब यदि वेट बढ़ते जाएगा, मतलब CH3 के साथ एल्डिहाइड है, C2H5 के साथ यदि एल्डिहाइड है, या फॉर्मेल्डिहाइड की बात करता हूँ, एक कार्बन है तो जिसको आप मेथेनॉल बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन कम है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया एज कम्पेयर टू एथेनॉल, एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, इस सब के बारे में। तो जैसे आप इसका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है भाई इसमें, दो फोर्स आएगा इसमें, ठीक है। तो वांडरवाल डिस्पर्सन, वांडरवाल डिस्पर्सन फोर्स और वांडरवाल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एज द मॉलिक्यूल गेट्स लॉन्गर, मतलब जैसे उसका कार्बन चेन बढ़ते जाएगा, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उसमें, which results the increase in the magnitude of the van der Waals forces. Therefore, this reason the boiling point of both aldehyde and ketone increases with the increasing in the number of carbon। इसको वजह से क्या हो जाएगा, इसका बढ़ेगा। सिंपल है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर इन नेचर। मतलब देखो मैं एल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और कीटोन का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला चीज़। यहाँ पे क्या होगा, दोनों की जगह कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों की जगह है कि नहीं कार्बोनिल ग्रुप। इसमें पोलारिटी, पोलर इन नेचर कहने का मतलब होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, ये कार्बन का और ये ऑक्सीजन का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये इधर की ओर मूव करता है कभी भी, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर मतलब कार्बन पर, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पोलैरिटी जनरेट कर रहा है ना, पोलर मतलब आयंस में चेंज, वो आयंस नहीं बोल सकते इसको, मतलब आयनाइज्ड हो रहा है ये एक्चुअली में, तो इसको क्या बोलोगे, पोलर इन नेचर। सेम दस देयर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट डाइपोल, डाइपोल बना रहा है ना, इधर माइनस है इधर पॉजिटिव है, तो डाइपोल प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन एज वेल एज द मॉलिक्यूल विच आर नियर देम, and this is the reason for aldehyde and ketone having higher than similar size of the hydrocarbons, ketone having higher than similar, हायर देन बड़ा भी हो सकता है, या तो सिमिलर साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन के समान होता है ये, ठीक है। साइज की बात कर रहा है यहाँ पे। अब दूसरा क्या दिया इसमें, सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अच्छे से डिसॉल्व हो गई है किसी भी सॉल्वेंट में। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इन वाटर, आर इन सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अब रीज़न क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा आगे में देखना। बट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द लेंथ, यदि इसका लेंथ बढ़ेगा ना तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी भाई, याद रखना। तो डिक्रीज इन द, नहीं क्या बोला, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अच्छा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द चेन। यदि कार्बन चेन बढ़ते जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो मेथेनल, एथेनल एंड प्रोपियोनॉन, प्रोपियोनॉन मतलब एल्डिहाइड की भी बात कर रही है, आर दोस्त एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच आर स्मॉल साइज,
एंड आर मिसिबल विथ वाटर। मिसिबल का मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। आपको कोई देखो, पानी पानी और ऑयल को यदि आप मिलाते हो तो आपको दो लेयर मिलेगा, मतलब हेजिनेस लगता है, मतलब दो लेयर बनता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को इमिसिबल। यदि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, मिसिबल नेचर। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जो सब है ना, ये सब वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसको मिसिबल बोलते हैं, इसलिए मिसिबल विद वाटर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द पोर्शंस, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये वाटर वाटर के साथ। अब देखो एल्डिहाइड, ये है ना ऑक्सीजन है, कीटोन में भी कार्बोनिल में ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए जी, ठीक है, आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, ये सब चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, इसी के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, जल्दी से अटैक करता है ऐसे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिया है कीटोन का, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैसा है समझ आ गया होगा। कार्बोनिल के ग्रुप में पोलर नेचर है, इसीलिए ये वाटर के हाइड्रोजन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है ये। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए अच्छे से मिसिबल होता है एल्डिहाइड वाटर में। देखो इस वीडियो से जो भी आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो आप जरूर आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता दी आप लोगों को, चार चार पांच जितना भी नेम रिएक्शन है आपका कीटोन में, एल्डिहाइड में, केमिकल रिएक्शन हो गया आपका। और आपका फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, नहीं केमिकल रिएक्शन तो करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो मेथड, प्रिपरेशन मेथड बता दी एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।